स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 21 समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण को पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22, जिस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो प्यारे दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से सारे पॉइंट को समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं आपको त्रिभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि त्रिभुज होता क्या है और त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, शीर्षलंब क्या होता है और सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं त्रिभुज को, तो त्रिभुज के किसी भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं त्रिभुज क्या होता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज जो आपका होता है, 3 रेखा खंडों से घिरी हुई समतल बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी जो आपका त्रिभुज होता है कुछ इस टाइप से होता है। तो जो त्रिभुज का डिफिनीशन होता है, इसी के फिगर के अनुसार होता है कि 3 रेखा खंडों से घिरी हुई समतल बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यदि हम इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी, तो 3 रेखा खंड हो जाएंगे। पहली रेखा आपकी हो जाएगी ए बी, दूसरी रेखा बी सी और तीसरी रेखा आपकी सी ए। तो ए बी, बी सी और सी ए, यानी कि 3 रेखाखंड आपके हैं ए बी, बी सी, सी ए। तो 3 रेखा खंडों से घिरी हुई समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह बात तो आपको क्लियर है। और किसी भी त्रिभुज में प्यारे दोस्तों 3 कोण होते हैं। पहला आपका कोण ए हो गया, दूसरा आपका कोण बी हो गया और तीसरा आपका कोण सी। यानी कि 3 भुजाओं के साथ साथ त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। पहला आपका कोण ए हो गया, दूसरा आपका कोण बी हो गया, तीसरा आपका कोण सी हो गया। कोई जरूरी नहीं है प्यारे दोस्तों, मैंने जैसे नामकरण इस त्रिभुज का ए बी सी किया, तो ऐसा भी त्रिभुज बन सकता है, इस तरीके से भी। तो आप नामकरण किसी तरीके से, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, यह तो यहाँ पर भुजाएं क्या हो जाएगी, पहली भुजा पी क्यू हो जाएगा, दूसरी भुजा आपका क्यू आर हो जाएगा और तीसरी भुजा आपका पी आर। पहली भुजा आपका हो जाएगा पी क्यू, दूसरी आपका क्यू आर और तीसरी आपका पी आर। तो 3 भुजाएं हो गई। इसमें भी 3 कोण बनेंगे, एक आपका कोण पी बनेगा, एक आपका कोण क्यू बनेगा, एक आपका कोण आर बनेगा। तो हो जाएगा कोण पी, कोण क्यू और कोण आर। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो 3 रेखा खंडों से घिरी हुई समतल बंद आकृति होती है, उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और उसके साथ ही साथ आपके 3 कोण होते हैं। तो इतनी सी बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अब प्यारे दोस्तों समझिएगा त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं त्रिभुज के प्रकार में कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और दूसरा आपका हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा आपका हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण और त्रिभुज। तो इस तरीके से कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज। एक एक करके तीनों त्रिभुज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों समझिएगा कि आपका समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें उसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। यानी कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है
जिसमें उस त्रिभुज का एक कोण, केवल और केवल एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने एक त्रिभुज ड्रा कर लिया, इस तरीके से आपका त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आपका एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री होना अति आवश्यक है। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। तो आपका यहाँ पर जो कोण बी है 90 डिग्री का है। इन दोनों कोणों से आपको कोई लेना देना नहीं है। समकोण त्रिभुज का एक ही कंडीशन है कि उसमें, उस त्रिभुज में एक कोण का 90 डिग्री होना अति आवश्यक है, तभी आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे कि इस त्रिभुज में कोण बी का मान 90 डिग्री के बराबर है। ओके, अब बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में कि न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है। तो प्यारे दोस्तों, जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। यानी कि जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उस त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री से कम होते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज इस तरीके से ड्रा कर लिया, तो जो आपका न्यून कोण त्रिभुज होता है इसके तीनों कोण जो होंगे वो 60 डिग्री से कम होंगे। जैसे मैंने इसका नामकरण कर दिया ए बी सी। ए आपका कोण ए है, ए आपका कोण बी है, ए आपका कोण सी है। तो न्यून कोण त्रिभुज का कंडीशन ए है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम होता है। तो ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। तो अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। जैसे मैंने एक त्रिभुज ड्रा कर दिया इस प्रकार से, तो जो आपका इस प्रकार से मैंने ड्रा कर दिया, इसको और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, जो आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है उसमें आपका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तभी आपका अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो इस तरीके से मैंने ड्रा कर लिया ए बी सी। तो जो आपका कोण ए है, जो आपका कोण ए है वह आपका 90 डिग्री से अधिक है। ओके, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। दूसरा, न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण, न्यून कोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम होते हैं। नेक्स्ट, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें उस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। तो यह तो मैंने बताया कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है समबाहु त्रिभुज। पहला आपका क्या होता है? पहला आपका होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले समझिएगा कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी कि जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज इस प्रकार से आपका ड्रा कर लिया, यह आपका त्रिभुज है, इसको नामकरण कर दिया ए
बी और सी। तो समबाहु त्रिभुज होने का कंडीशन ये है कि उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी कि आपका जो रेखा AB है, जो भुजा AB है वह भुजा BC के बराबर होगा, और जो भुजा BC है वह भुजा AC के बराबर होगा। यानी कि जो AB आपकी भुजा है, इस भुजा की लंबाई BC के बराबर होगी और BC भुजा की लंबाई आपका AC भुजा के बराबर होगी। यानी कि तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जैसे अगर A 5 मीटर है तो इसको भी 5 मीटर होना चाहिए और इसको भी 5 मीटर होना चाहिए। यानी कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यह बात आपको क्लियर है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है, जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का भी बनता है। यानी कि भुजा के साथ साथ आपका कोण भी बराबर होता है। और समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, जो भुजाओं की माध्यिका होती है, वह भी समान होती है। ओके, तो इतनी सी बात आपको क्लियर है। इसमें 3 बात ध्यान में रखना है। पहला, आपका समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दूसरी बात, तीसरी बात आपको ध्यान में ये रखना है कि समबाहु त्रिभुज के भुजा की माध्यिका आपस में बराबर होती है। ठीक, अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ध्यान से समझिएगा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखिएगा, जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें उस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे मैंने एक फिगर इस तरीके से ड्रा कर लिया, तो यहां से आप समझिएगा, इसको नाम दे दिया मैंने A, B और C। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी, तभी आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे आपका भुजा जो AC है वो BC के बराबर हो जाए तो यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का सेंस ही है कि जो दो भुजाएं हैं एक दूसरे के बराबर होंगी। जैसे यह त्रिभुज मैंने ड्रा किया, तो इसमें मैंने दिखाया है कि जो आपकी AC भुजा है वह BC के बराबर है। यानी AC BC आपस में दोनों भुजाएं बराबर है और इससे कोई मतलब नहीं है। बस ध्यान में ये रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि इस त्रिभुज में आपका AC भुजा है BC के बराबर है। ठीक, यह आपको समद्विबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिएगा, विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है तो जिसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं, यानी कि कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। जैसे आपका इस तरीके से मैंने ड्रा कर दिया, तो यहाँ पर जो विषमबाहु त्रिभुज होता है इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। तो यह जो होगा AB नॉट इक्वल टू BC और BC नॉट इक्वल टू CA, यानी कि तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी, यानी कि तीनों भुजाएं असमान होंगी। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यदि आपका यह 4 होगा, यह 5 होगा, तो यह आपका 7 होगा। यानी कि तीनों भुजाएं की लंबाइयां अलग अलग होंगी, उसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। इसको भी समझ सकते हैं, यह यदि 5 है तो इसको भी 5 होना चाहिए। यानी कि दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, समद्विबाहु होगा। यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो समबाहु होगा। यदि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो उसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आया होगा। समझिएगा प्यारे दोस्तों, त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषित शब्द, जिसमें पहला आपका होता है शीर्षलंब, दूसरा आपका होता है माध्यिका। तो सबसे पहले समझते हैं कि शीर्षलंब क्या होता है। तो शीर्षलंब जो आपका होता है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो डाला गया लंब होता है वह आपका शीर्षलंब होता है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज को बना लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक त्रिभुज को ड्रा कर लिया, इसका नामकरण कर देते हैं। ए आपका A हो गया, ए आपका B हो गया और ए आपका C हो गया। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया जो लंब होता है वो आपका शीर्ष होता है। इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, शीर्ष A है, शीर्ष B है और शीर्ष C है।
तो यदि मैं आपसे पूछूं कि शीर्ष ए का सम्मुख भुजा क्या है, तो शीर्ष ए का सम्मुख भुजा बीसी होगा, शीर्ष बी का सम्मुख भुजा आपका एसी होगा और शीर्ष सी का सम्मुख भुजा आपका एबी होगा। तो यह क्लियर है। आपको करना क्या है कि किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यदि आपने लंब डाल दिया तो वह आपका शीर्ष लंब हो गया। यदि मैंने शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बीसी पर लंब डाला तो डाल देते हैं, तो यह मैंने एक लंब डाल दिया, इसका नामकरण कर दिया डी। यानी कि मैंने शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एडी लंब डाल दिया। अब शीर्ष बी से सम्मुख भुजा एसी पर लंब डालते हैं, तो यहाँ से आपका एसी पर मैंने लंब डाल दिया। अब शीर्ष सी से सम्मुख भुजा एबी पर लंब डालते हैं, तो यहाँ से देखिएगा ये आपका मैंने लंब डाल दिया। तो इसका आपका डी तक हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया ई और इसको मैंने नाम दे दिया एफ। तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो डाला गया लंब होता है वह आपका शीर्ष लंब होता है, और जो तीनों शीर्ष लंबों का जो आपका प्रतिच्छेदन बिंदु है वो आपका ये है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ओ। यानी कि जो तीनों शीर्ष लंबों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। यानी कि जो तीनों शीर्ष लंबों का जो आपका प्रतिच्छेदन बिंदु है इसको हम लंब केंद्र बोलते हैं। तो आप कैसे लिख सकते हैं? जो आपकी भुजा एडी है बीसी पर लंब है, क्या है? जो आपकी भुजा एडी है वह किस पर लंब है? वह आपका बीसी पर लंब है। भुजा एडी बीसी पर लंब। और जो आपकी भुजा बीई है वो आपका एसी पर लंब। भुजा जो आपकी बीई है वो आपका किस पे लंब है? बीई एसी पर लंब है, तो एसी पर लंब कर देते हैं। और जो आपकी भुजा ईएफ है, जो भुजा आपकी सीएफ है वो आपका एबी पर लंब है। यानी जो सीएफ भुजा है वो आपका एबी पर लंब है। तो यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि लंब केंद्र क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है। समझिएगा प्यारे दोस्तों, माध्यिका क्या होता है। जो आपका माध्यिका होता है किसी भी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष पर जो डाला गया लंब होता है वही आपकी माध्यिका होती है। जैसे मैंने एक त्रिभुज इस प्रकार से ड्रा कर लिया, यह आपका मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसका नामकरण मैंने कर दिया ए है, ए आपका बी है, ए आपका सी है। तो किसी भी त्रिभुज के भुजा का मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष पर जो डाला गया आपका लंब होता है वही आपकी माध्यिका होती है। जैसे मैंने ए बी भुजा है, इसका मैंने मध्य बिंदु मान लिया आपका है डी, और जो आपकी भुजा बीसी है इसका मैंने मध्य बिंदु मान लिया मैंने ई, और जो भुजा आपकी एसी है इसका मैंने मध्य बिंदु मान लिया आपका एफ। ठीक, अब करना क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष पर जो डाला गया लंब होता है वही आपकी माध्यिका होती है। तो मैंने यदि डी भुजा एबी की माध्यिका, आपका भुजा एबी का जो मध्य पॉइंट है वो आपका डी है, तो डी को यदि मैंने सम्मुख शीर्ष से मिलाना चाहूं तो सी से मिलाऊंगा। और जो भुजा आपकी बीसी है इसका मध्य बिंदु आपका है ई, इसका सम्मुख शीर्ष क्या है ए, तो इसको मैंने ए से मिला दिया। और जो भुजा आपकी एसी है इसका मध्य बिंदु है एफ, एफ को मैंने किससे मिला दिया? एफ को सम्मुख शीर्ष मैंने बी से मिला दिया। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक, अब देखिएगा तो क्या होता है, जो माध्यिका आपकी होती है किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष पर जो डाला गया लंब होता है वही आपकी माध्यिका होती है। तो इस त्रिभुज के लिए जो माध्यिका होगी वह आपका यही पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया हो। तो यदि आप किसी भी त्रिभुज के किसी भी रेखा के मध्य बिंदु से यदि आप सम्मुख शीर्ष पर लंब डालते हैं तो जो आपका लंब केंद्र O होता है, इस जो लंब केंद्र O होता है वह इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। यानी यदि यह आपकी वैल्यू 2 होगी तो यह आपका 1 होगा। उसी प्रकार से यह वैल्यू यदि आपकी 2 होगी तो यह 1 होगा। इसी प्रकार से यह 2 होगा तो 1 होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि कोई सा भी आपका त्रिभुज है, यदि त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष पर आप लंब डालते हैं तो जो आपका कटान बिंदु होता है वही
वही आपकी माध्यिका होती है। लेकिन जो आपका लंब होता है, जो आपकी माध्यिका होती है, इस लंब को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी AO की वैल्यू 2 होगी तो OE की वैल्यू 1 होगा, BO की वैल्यू 2 होगी तो OF की वैल्यू 1 होगा। यह O है, ध्यान में रखिएगा। और ये आपका OC की वैल्यू 2 होगी तो OD का वैल्यू 1 होगा। तो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं BO बटे का OF। तो BO का मान आपका है 2 और OF का मान आपका है 1। उसी प्रकार से OC बटे OD, तो OC बटे का OD, तो OC का मान आपका है 2, OD का मान आपका है 1। उसी प्रकार से आपका AO बटे OC, AO बटे का OE, तो AO का मान आपका है 2 और OE का मान आपका है 1। तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी माध्यिका होती है, यानी किसी भी त्रिभुज के भुजा की जो माध्यिका होती है, वह आपका जो आपकी माध्यिका होती है उस मध्य वाली रेखा को 2:1 में डिवाइड करता है। नेक्स्ट आपका आता है अंतः केंद्र क्या होता है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, अंतः केंद्र क्या होता है। जैसे मैंने एक त्रिभुज इस प्रकार से ड्रा कर लिया, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। यह आपका कोण A है, यह आपका कोण B है, यह आपका कोण C है। तो ध्यान में रखिएगा, अंतः केंद्र जो आपका होता है, किसी भी त्रिभुज के जो कोणों का समद्विभाजक होता है वो आपका अंतः केंद्र। जैसे मैंने कोण B का समद्विभाजक कर दिया इस प्रकार से, कोण C का समद्विभाजक कर दिया इस प्रकार से, और कोण A का भी समद्विभाजक कर दिया इस प्रकार से। तो जो आपका बीच वाली पॉइंट मिलती है यही आपका अंतः केंद्र होता है। यानी कि किसी भी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक से जो आपको बीच वाली पॉइंट मिलती है वो आपका होता है अंतः केंद्र। अब बात करते हैं परिकेंद्र क्या होता है। जो आपका परिकेंद्र होता है उसमें इस प्रकार से मैंने त्रिभुज एक ड्रा कर लिया। तो जो आपका परिकेंद्र होता है उसमें आपको भुजाओं का समद्विभाजक करना होता है। जैसे मैंने A, B और C लिख लिया। तो सबसे पहले AB भुजा का आप समद्विभाजक करेंगे, फिर आप BC भुजा का समद्विभाजक करेंगे, फिर CA भुजा का समद्विभाजक करेंगे। यानी कि भुजाओं के समद्विभाजक से आपको परिकेंद्र मिलेगा। और यदि आप किसी भी त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक करते हैं तो वहां पर आपको अंतः केंद्र मिलता है। अंतः केंद्र का सेंस ये है कि कोई ना कोई पॉइंट आपको त्रिभुज के अंदर ही मिलेगा। और जो आपका परिकेंद्र होता है वो आपका भुजाओं की माध्यिका या कह सकते हैं भुजाओं के समद्विभाजक से आपका जो केंद्र प्राप्त होता है वो आपका परिकेंद्र होता है। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया त्रिभुज क्या होता है, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, शीर्ष लंब क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं इन सारी चीजों के बारे में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 22 त्रिभुज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास को इतना करते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।